नमस्कार। आइए आज हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम इकोलॉजिकल प्रोडक्शन पारिस्थितिकी उत्पादकता एंड ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर उसका फूड चेन खाद्य श्रृंखला को पढ़ेंगे एंड फूड वेब खाद्य जाल को तथा खाद्य जाल एंड इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड को देखेंगे और एनर्जी फ्लो जो सब एनर्जी फ्लो होता है ऊर्जा प्रवाह होता है इकोसिस्टम में उसको हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल प्रोडक्शन को देखते हैं। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी जो मैंने बताया था अगली बार, उसमें क्या था कि पारिस्थितिकी उत्पादकता कहने का अर्थ हुआ कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर का कहते हैं कि जिस रेट से एनर्जी का ग्रोथ होता है, विकास होता है ऑर्गेनिक मैटर में पर यूनिट टाइम, पर मतलब किसी एक निश्चित समय पे 1 ईयर या 1 डे मान लीजिए, एंड पर यूनिट एरिया प्रति क्षेत्रफल इकाई में, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्रफल इकाई में 1 साल या 1 ईयर में जो ऑटोट्रॉफ जो प्लांट्स होते हैं वह सनलाइट द्वारा जो अपना ग्रोथ करते हैं उसको हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यही किसी भी कह सकते हैं किसी निश्चित समय में, कोई निश्चित समय में और किसी निश्चित समय मतलब 1 डे 1 ईयर मान लीजिए, और पर यूनिट एरिया मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित इकाई की क्षेत्रफल में 1 मीटर लंबा चौड़ा इकाई में ऑटोट्रॉफ पौधों द्वारा संचयित जो स्टोर ऊर्जा होती है, फिक्स ऊर्जा रहती है, उसमें जो वृद्धि की दर होती है उसी को हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसी आधार पे आज हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पारिस्थितिकी उत्पादकता को देखेंगे। ठीक है, तो हम आज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम और टोटल होल इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रोडक्शन का इकोसिस्टम का हम देखेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय लैंड का। ठीक है, तो इसका जो औसत एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होगा, नेट मतलब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम ड्राई ग्राम मतलब बायोमास में से लेते हैं, मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से नापते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो रहेगा मतलब स्थलीय लैंड पे, जैसे स्वाम्प हो गया, मार्श हो गया, मतलब जो दलदल भूमि होगी वहाँ पे आपको ज़्यादा एनपीपी मिलेगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो रहेगा वह ज़्यादा रहेगा, 2000 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हाई प्रोडक्टिविटी में मिलेगी, आपको उच्च उत्पादकता मिलेगी। वहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी वनों में एक चीज़ जानते हैं, वनों में जो है प्रोडक्टिविटी हाई मिलती है क्योंकि यहाँ पे ड्राई वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो था वह स्ट्रीम डेजर्ट या अति रेगिस्तान जिसे कह सकते हैं, जो कि सबसे कम प्रोडक्टिविटी मिलता है। रॉक जो शैल चट्टान है तो उसमें ड्राई वेट कहाँ ज़्यादा मिलेगी, आइस में भी कम मिलता है, तो लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मिलता है। 0 नहीं बल्कि 0.3 है, 3 प्रोडक्टिविटी मिलेगा एनपीपी में। ठीक है, ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर। टोटल लैंड का अगर हम देखें इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, तो टोटल लैंड का इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी 730 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। मरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बाद मरीन इकोसिस्टम सागरी पारिस्थितिक तंत्र को देखें अगर प्रोडक्टिविटी में, तो एस्चुरी एंड एल्गी, जो एस्चुरी हैं और जो एल्गी हैं मतलब प्रवाल हैं, मूंगा टाइप रीफ हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन शुद्ध प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास में, तो वह 2000 आपका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एस्चुरी एल्गी में। वहीं ओपन सी जो खुला सागर रहेगा उसमें कम पाया जाता है, परंतु वर्ल्ड पूरे विश्व में ओपन सी आपको ज़्यादा मिलेंगे, 41.5 करीब रहता है। टोटल ओशियन का अगर हम देखें, टोटल पूरे ओशियन का मतलब मरीन इकोसिस्टम में टोटल देखिए, टोटल लैंड मैंने टेरेस्ट्रियल का देखा था, वैसे हम मरीन इकोसिस्टम में टोटल ओशियन का देखें तो 155 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। टोटल वर्ल्ड को हम देखें, टेरेस्ट्रियल मरीन सबको मिला दें तो पूरे विश्व समस्त पृथ्वी का औसत जो एनपीपी है वह 320 ग्राम ड्राई ग्राम मतलब शुष्क आपका भार मतलब ग्राम रहेगा मीटर स्क्वायर पर ईयर में। ये तो हो गया इकोलॉजिकल प्रोडक्शन। ये कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे एनपीपी पाया जाता है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपको स्वाम्प और दलदल एरिया में मिल जाएगा, वनों में पाया जाएगा। और वहीं अगर मरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एस्चुरी और एल्गी की जगह पे पाया जाएगा, हाँ, प्रवाल जहाँ रहेंगे, और सबसे कम ओपन सी में पाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम, अब ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं, पोषण स्तर को। ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब हुआ एक लेवल होता है, लेवल मतलब स्तर होता है। तो इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन जो खाद्य श्रृंखला है या इकोलॉजिकल पिरामिड जो पारिस्थितिकी पिरामिड है के विभिन्न चरण मतलब कि एक के बाद एक जो चरण है, एक के बाद देखिए समझिए, देखिए विभिन्न चरण है, ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 कह के, तो विभिन्न चरण या क्या कहते हैं स्तर। ठीक है, लेवल है ना तो स्तर, या फिर कहते हैं चरणों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेप। जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 ये स्टेप है ना, चरणों की संख्या, जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में, ट्रॉपिक लेवल 1 के जो जीव है वो दूसरे जीव पे, तीसरे ठीक जीव में आहार ऊर्जा जो आपकी फूड एनर्जी है उसका स्थानांतरण या गमन होता है, उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक लेवल मुख्यतः जो है सामान्यतः 4 प्रकार का माना जाता है, उसकी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1 को अगर हम पहले देखें, जो कि सबसे नीचे बेस होता है, ये एनर्जी जो है सन से पाता है, ठीक है, सूर्य की एनर्जी जो है ये सन से पाता है। और इसे हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। एक चीज जानते रहिए कि ट्रॉपिक लेवल 1 में आपको प्लांट्स मिलेंगे और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट मतलब खुद के भोजन बनाते हैं ना, स्वपोषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा खुद के भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और इसलिए इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स ले सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ले सकते हैं, ग्रासेस घासें ले सकते हैं, ट्री ले सकते हैं। अब इसे और अच्छे से इसमें समझ सकते हैं। सौरिक ऊर्जा जो सन की एनर्जी है, उसका पोषण स्तर 1 में प्राथमिक उत्पादक अपनी हरी पत्तियों के माध्यम से, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, अपनी हरी पत्तियों जो ग्रीन लीव्स हैं के माध्यम से सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं। ये कैसे करते हैं, हरे पौधे अपनी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल के माध्यम से सौरिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विधि से आहार ऊर्जा फूड एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं, तथा इसका उपयोग करके अपने उत्को मतलब टिश्यू का विकास एवं वृद्धि करते हैं। इसलिए हरे पौधे या स्वपोषी पादप पदार्थ जितनी सौरिक ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण विधि से अपने उपयोग के लिए ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इसलिए ट्रॉपिक लेवल 1 को ऑटोट्रॉफ स्वपोषी कहा जाता है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा एनर्जी को बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता ही दिया आपको, प्लांट्स हो गए। ट्रॉपिक लेवल 2 में आते हैं। ट्रॉपिक लेवल 2 जो है वो हार्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है। इसमें जो होते हैं शाकाहारी जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको उन पे ये निर्भर होते हैं, कंज्यूम प्लांट मटेरियल, ये प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और इन पे निर्भर रहते हैं, और इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। ये कंज्यूमर होते हैं, शुरुआती कंज्यूमर, इसलिए इन्हें प्राथमिक कंज्यूमर कहा जाता है। यहाँ पर लिए गाय हो गए, भेड़ हो गए, हिरण हो गया, ठीक है, आपका खरगोश हो गया, ये सब हो जाएंगे। ट्रॉपिक लेवल 3 में आते हैं। ट्रॉपिक लेवल 3 में क्या होता है, ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी कहने का मतलब ये मांस को खाते हैं। मुख्यतः जो शाकाहारी जानवर हैं उन पे ये निर्भर रहते हैं। कौन सी शाकाहारी, जो हार्बीवोरस शाकाहारी जानवर है उन पे ये निर्भर होते हैं, ठीक है। देखिए प्लांट्स पे हार्बीवोरस निर्भर थे और हार्बीवोरस पे कार्निवोरस निर्भर होते हैं। इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेर हो गए, चीता हो गए, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 4 में आते हैं, ये ओमनीओरस होते हैं। ओमनीओरस मतलब सर्वाहारी, मतलब सर्वभक्षी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन कहा जाता है, ह्यूमन हुए, चिंपैंजी हो गए, वैसे ह्यूमन को नहीं रखना चाहिए। एंड डिकम्पोजर, ट्रॉपिक लेवल 4 में इस चीज को जानते हैं कि डिकम्पोजर भी रखा जाता है, वियोजक जिसे कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वियोजक के, सूक्ष्म जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। एक चीज जानते रहिएगा, सन की एनर्जी मिलती है ट्रॉपिक लेवल 1 को, सन की ट्रॉपिक लेवल 2/3 सबको मिलती है, सबसे ज्यादा यूज करता है ट्रॉपिक लेवल 1। ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में, 3 में, 4 में ऐसे जाती है एनर्जी, ठीक है, इनपुट होती है। फिर ये जो है रेस्पिरेशन द्वारा ये बाहर भी जाता है, और जब ये डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर द्वारा ये फिर वापस ट्रॉपिक लेवल 1 में आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि सॉइल की एनर्जी सॉइल में और आपकी एटमॉस्फेयर की एनर्जी एटमॉस्फेयर में। आप इसे और अच्छे समझने लिए कि और अच्छे ऐसे समझ सकते हैं, सनलाइट सूर्य प्रकाश है, ग्रीन प्लांट पौधे लिए, ठीक है। जब ये प्लांट मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर में जैव पदार्थ जिसे डिकम्पोजर के खाकर फिर प्लांट को देते हैं, ठीक है। फिर शाकाहारी डेड होते हैं, डिकम्पोजर होता है। फिर कार्निवोरस डेड होते हैं तो डिकम्पोजर प्लांट को देते हैं। फिर डिकम्पोजर भी डेड होते हैं तो इसमें होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है तो इसमें रेस्पिरेशन, श्वसन द्वारा जो खर्च होती है ऊर्जा, वह हीट के रूप में वायुमंडल में चली जाती है, इसलिए वायुमंडल में एनर्जी चली जाती है। फिर शाकाहारी जो रेस्पिरेशन द्वारा प्लांट को मतलब कि मेहनत करके जो प्लांट को खाता है, उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वह भी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है। वही मांसाहारी दौड़ के जब शाकाहारी को दौड़ता है फिर खाता है तो उससे जो रेस्पिरेशन क्रिया होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। डिकम्पोजर भी जब अपघटित करता रहता है डेड मटेरियल को तो उस पर भी रेस्पिरेशन होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर की एनर्जी एटमॉस्फेयर में और सॉइल की एनर्जी सॉइल में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम और फूड चेन एंड फूड वेब को देखते हैं। आहार श्रृंखला या क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। फूड मतलब आहार या कहिए या खाद्य कहिए, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल है या आहार जाल का कहते हैं, फूड वेब। तो पहले फूड चेन को देखते हैं। चेन मतलब एक श्रृंखला होती है, सीक्वेंस होता है। तो इसे इंग्लिश में लिखते हैं द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो श्रृंखलाबद्ध क्रम से ऊर्जा का जो ट्रांसफर स्थानांतरण होता है या गमन होता है फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द अपर या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक लेवल मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 से लेकर ऊपर की तरफ जब हम एनर्जी फ्लो होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है आहार का,
उसी को हम फूड चेन कहते हैं। कर ना, फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल L1 से टू द अपर, या फिर क्या कहते हैं हायर, अपर कहिए या इसके ऊपर भी जा सकता है, इसलिए हायर ट्रॉपिक लेवल, इसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हरे पौधे, जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 पे आपके हरे पौधे मिल जाएंगे, तो हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे, स्वपोषी। फिर उसके बाद आपके आते हैं शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी जो कि हरे पौधे पे निर्भर होते हैं, शाक बच्ची जंतु करने वाले, देखिए इन्हें प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता भी कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आते हैं आपके मांसाहारी, जो प्राथमिक कंज्यूमर को खाते हैं, मांसाहारी जंतु द्वितीय उपभोक्ता, या फिर इन्हें प्राथमिक मांस बच्ची भी कह सकते हैं आप। ठीक है, प्राइमरी मांस बच्ची भी कह सकते हैं। फिर आते हैं आपके सर्वाहारी, सर्वाहारी जो आपके प्लांट भी खा सकते हैं और फिर जानवर को भी खा सकते हैं, तो ये द्वितीय मांस बच्ची में आते हैं। ये तो हुआ आपका फूड चेन। अब आते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है इसे समझने की कोशिश करिए। फूड वेब कुछ है खास नहीं, बस फूड चेन का ही एक क्या कहते हैं कि जटिल रूप है या जटिल श्रृंखला है, आहार श्रृंखला। ये कहते हैं ना, फूड वेब जो है वो मतलब जटिल आहार श्रृंखला है किसकी, फूड चेन की। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन को हम फूड वेब कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, मतलब अनेक फूड चेन की जो समूह बन जाता है उसी को हम फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं। जाल सा बन जाता है ना, इसमें जो है ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। कारण ये रहता है कि एक दूसरे के इतने गुथे रहते हैं कि बहुत ही इतने इंटरकनेक्टेड रहते हैं, मतलब परस्पर गुथे रहते हैं ये फूड वेब। आप ऐसे समझिए, जैसे प्लांट हो गया, ठीक, प्लांट को टिड्डा भी खाएगा, प्लांट को मानव भी खाएंगे, प्लांट को मुर्गा गाय बकरी सब कुछ खाते हैं, प्लांट पौधे को घास चलते हैं। ठीक है, प्लांट को खरगोश भी खाएगा, प्लांट को चूहा भी खाएगा। ठीक है, प्लांट के हो गए। अब चूहे को बाज खाएगा, और बाज जो है सांप को भी खा सकता है, सांप जो है मेढक को खाएगा, मेढक जो है टिड्डा को खाएगा। तो ऐसे करके जो पूरा एक जाल सा बन जा रहा है। देखिए कि आप देख सकते हैं पौधे को खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी खाया, लोमड़ी शेर खाया, तो ऐसे एक जाल सा बन गया है। फिर आप पौधे को मानव भी खा रहे हैं, फिर सांप को मोर खा रहा है, तो एक जाल सा बन रहा है। एक देख रहे हैं ना आप, पूरा एक जाल सा बन गया है। इसीलिए इसे हम फूड वेब कहते हैं। इस चीज को जानते रहिएगा, फूड वेब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छा बनाता है। जितना ज्यादा आप ऐसे समझिए कि आपके थाली में जितना ज्यादा भोजन रहेगा आप उतने मजबूत बनेंगे। उसी प्रकार से जितने ज्यादा आसपास आपके इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी बनी रहेगी, विविधता बनी रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी इकोसिस्टम मजबूत बना रहेगा। फूड वेब के बाद हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसमें क्या होता है, इसका जो आकार बनता है, जो ट्रॉपिक लेवल का इसका जो आकार बनता है वो पिरामिड जैसा बन जाता है, इसलिए हम पारिस्थितिक पिरामिड के अंतर्गत पढ़ते हैं। सामान्यतः पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक नंबर पिरामिड होता है, एक आपका बायोमास पिरामिड होता है, और एक आपका एनर्जी पिरामिड होता है। तो सबसे पहले हम आज नंबर पिरामिड को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले हम नंबर पिरामिड मतलब संख्या पिरामिड, शब्द को पकड़िएगा। नंबर मतलब संख्या, क्वांटिटी की बात हो रही, मात्रा की बात हो रही, कितनी संख्या में आपके है, मतलब कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ग्रासेस को सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल 1 पे हम इसमें ग्रासेस को रखते हैं। ग्रासेस मतलब घास, तो घासों की संख्या आप देखेंगे, ध्यान दे, ग्रासेस जो घास देख रहे हैं मैंने बनाया है, तो घासेस की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। ध्यान दे, हमें संख्या नंबर को देखना है, इसलिए घासेस अधिक होती हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे अगर हम ग्रासेस को ले लें, फिर उसके बाद ये ग्रासेस को इंसेक्ट खाती हैं, जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं। फिर ये इंसेक्ट को फ्रॉग बर्ड मतलब मेढक खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। फिर उसके बाद आपकी फ्रॉग और बर्ड को ईगल खाता है। तो ये जो क्रम बन रहा है सीधा पिरामिड का बन रहा है, नंबर पिरामिड में, जिसमें अगर बेस अगर ग्रासलैंड का है और फिर इंसेक्ट है, ऐसे करके अगर बन रहा है बेस, तो आपका ये सीधा पिरामिड बनेगा। ठीक है, ये पिरामिड जैसा आकार आपको बन जाएगा। इसमें मैंने पी से प्राइमरी प्रोड्यूसर दर्शाया है, पीसी से प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर एससी से, देखिए मैंने यहाँ लिखा पी से प्राइमरी प्रोड्यूसर, एससी से आप पीसी से प्राइमरी कंज्यूमर, एससी से सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी से आपका मैंने टर्शरी कंज्यूमर दर्शाया है। फिर एच से आपका हार्बी ओरक है। ठीक है, एच मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हार्बी ओरक है, जो C1 है वो कार्नी ओरक है, और आपको किलो कैलोरी तो आपको आगे मिलेगा। C1 कहने का मतलब हुआ प्रथम कार्निवोरस, C2 मतलब सेकेंडरी कार्निवोरस, हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, और कार्निवोरस मतलब आपका मांसाहारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर पिरामिड में। ग्रासलैंड वाली पिरामिड तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बी पे, जिसके एग्जांपल हम अगर लें लार्ज टी, अगर बेस पे
ये जो बी और सी वाला है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें एक डायमंड शेप का बनता है और एक आपका वर्टिकल मतलब इन्वर्टेड बन जाता है पिरामिड, मतलब उल्टा पिरामिड बनता है। तो जो डायमंड होता है पहले इसे समझते हैं। तो डायमंड में क्या रहेगा, जो आपका बेस रहेगा, मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेंगे, वहाँ पे एक बड़ा वृक्ष होगा। मान लीजिए कोई एक बड़ा वृक्ष है और उस पर निर्भर है हाथी हो गए, जिराफ हो गए, उस पर कुछ जानवर निर्भर हैं, ठीक है, मतलब एक जानवर निर्भर हो गए इस पे, बड़े वृक्ष पे, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो बड़े जानवर एक वृक्ष पे निर्भर हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर जो सेकेंडरी जो मतलब आपके कंज्यूमर हो गए, उसमें आपके लकड़बग्गा हो गए, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है शेर हो गया, लकड़बग्गा को खा रहा है। तो ये जो क्रम बन रहा है आप ध्यान से देखिएगा, एक डायमंड शेप का बन रहा है। आप इसमें और अच्छे समझ सकते हैं, इसमें बी वाला देखिएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर में मान लीजिए एक खाली ट्री है, एक ठो ट्री है, फिर उस पर सारे निर्भर हैं, जैसे आपका बने बताया ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, फिर हाथी हो गया, जिराफ हो गया, तो इस पेड़ पे निर्भर हैं। फिर इस पेड़ के ऊपर आपके देखिए जो पेड़ जिस पे जो निर्भर हैं गाय भैंस, उनको खाने वाले जानवर, फिर उनके ऊपर जो शेर हो गया खाने वाला, तो एक जो एक पिरामिड बन रहा है एक डायमंड शेप का बन जा रहा है, ठीक है। देखिए डायमंड शेप का बन जा रहा है आपका। इसमें क्या होता है, जो आपका आधार होता है वह नोकीला रहता है, और जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो पुनः यह नोकीला हो जाता है, मतलब कि बेस और उसकी शीर्ष दोनों आपका नोकीला हो जाता है, और बीच वाला जो होता है वो सर्वाधिक विस्तृत होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत होता है। पोखर स्तर 2 जो है वह सर्वाधिक विस्तृत होता है। तो इसमें मैंने बताया ना, बेस नैरो होगा, आपका जो आधार है वह नैरो होगा, एक बड़ा वृक्ष होने की वजह, एंड शीर्ष जो है आपका वो भी नैरो होगा, तो दोनों नैरो है, और एक बन जाएगा आपका डायमंड शेप का। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बी वाला लार्ज इकोसिस्टम। तीसरा है आपका लार्ज ट्री। अगर मान लीजिए बेस पे लार्ज ट्री है, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे लार्ज बड़ा वृक्ष है, कोई पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, मान लीजिए। अब उस पे जो पैरासाइट्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं कि, और उस पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट है, तो ये जो एक क्रम बन रहा है, पैरासाइट थोड़े से होंगे, उनके ऊपर जो निर्भर रहेंगे वो हाइपर पैरासाइट होंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इन्वर्टेड, इसे उल्टा पिरामिड बनता है, एक वृक्ष होगा बड़ा आकार वाला, फिर उस पर पैरासाइट निर्भर होंगे, फिर उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट उपजीवी निर्भर होंगे। आप इसे इसमें समझ सकते हैं, टॉपिक लेवल देख ले सकते हैं। तो इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है, आप एक पैरासाइट, फिर उसके ऊपर मतलब एक वृक्ष हो गया, फिर उसके पैरासाइट, फिर उसके ऊपर मतलब एक पैरासाइट, उसके बाद हाइपर पैरासाइट, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि कह रहे हैं कि आहार जाल में प्राथमिक उत्पादक जो हरे पौधे के आकार में बहुत बड़े होंगे, कोई वृक्ष हो गया, ठीक है, और इन पर आधारित जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वह पैरासाइट हो गए, ठीक, परजीवी पैरासाइट, पोखर स्तर 2 में, ट्रैफिक लेवल 2 में, और द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर परजीवी हो जाएं, मतलब कि हाइपर पैरासाइट हो जाए पोखर स्तर 3 में, जो कि छोटे हैं, तो संख्या पिरामिड विलोम बनेगा, इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ठीक है। तो आपका वही मैं बता रहा था, एक इन्वर्टेड पिरामिड जैसा इसमें बन जाता है। तो ये आपका हो गया नंबर पिरामिड 3 प्रकार के। पहले में आपका सीधा पिरामिड बना था, दूसरे में आपका डायमंड शेप था, और तीसरे में आपका वर्टिकल बन गया था, ठीक है। तो दूसरे में अगर लार्ज टी बेस में है, फिर उसके बाद पैरासाइट, फिर हाइपर पैरासाइट अगर बन रहा है तो वर्टिकल बनेगा, और लार्ज बीच स्टे है, बीच में अगर चौड़ा हो जा रहा है, फिर नैरो हो जा रहा है, तो ये आपका डायमंड बनेगा। ये हो गई फॉरेस्ट इकोसिस्टम का 2 वाला चीज़ है। तो नंबर पिरामिड में आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज को, नंबर पिरामिड के बाद बायोमास पिरामिड। बायोमास समझिए, मास मतलब वेट होता है ना, वेट मतलब भार, तो इसमें हम ड्राई वेट को देते हैं। जब भी बायोमास की बात हो तो समझिए ड्राई वेट, जो शुष्क भार होता है उसको नापते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल, जो ट्रॉपिक लेवल टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप की तरफ, तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर जीओ के टोटल वेट को सम्मिलित करते हैं इसमें, ठीक है। जो टोटल वेट होता है, सकल भार होता है, उसको हम सम्मिलित करते हैं इसमें। तो इसमें अगर एक चीज जानते हैं, सबसे पहले हम आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो इसका जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, देख रहे हैं, नीचे की ऊपर की तरफ एक नैरो का बन रहा है, ठीक है, ऊपर मतलब बेस चौड़ा है और फिर ऊपर नैरो की तरफ है, सीधा पिरामिड बनता है। इसमें क्या होता है, आपका नीचे ग्रासेस रहेंगी, घासें रहेंगी, मैंने घासें देखो दर्शाया है, तो यहाँ पे घासें रहेंगी जिन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो आप इसी एग्जाम्पल नीचे ग्रासेस हो गए, फिर उसके बाद हार्बीवोरस जो शाकाहारी हो, खरगोश हिरण हो गए, फिर कार्निवोरस लोमड़ी हो गए, फिर कार्निवोरस फिर ये आपका शेर हो गया कार्निवोरस सेकंड में। तो अब क्या है, इनके जो ड्राई वेट होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं कि सूखा भार जो रहेगा आपका, ड्राई वेट शुष्क भार, तो सबसे ज्यादा आपको नीचे मिलेगा 585 केजी पर मीटर स्क्वायर। एक चीज जानते रहिएगा, जो बायोमास होता है वह ग्राम पर मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, ठीक है।
तो 585 में मिलेगा, फिर उसके बाद कम होता जाएगा 77, फिर 12, फिर 1.1। तो देखिए देखिए आप शेयर को देखेंगे तो इसका बायोमास आपको कम मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल। वहीं मरीन इकोसिस्टम में जो समुद्री इकोसिस्टम होता है, सागरी इकोसिस्टम होता है, प्राकृतिक तंत्र होता है, उसमें जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बन जाता है। मैंने देखिए उल्टा बनाया हुआ है, ठीक है। तो उल्टा इनका इनका कारण ये होता है कि नीचे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनका जो ड्राई वेट होता है 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इन्वर्टर बनता है इसमें। और फिर उसके बाद आपका 8 ग्राम होता है आपके जू प्लैंक्टन में, स्मॉल फिश में 4 ग्राम पर मीटर, बिग फिश में आपके 16 ग्राम। तो ये देख रहे हैं नीचे के ऊपर की तरफ बायोमास बढ़ रहा है। तो बेस पे आपका कम होने की वजह से यहाँ पे नोकीला हो जाता है बायोमास का, ठीक है। तो आप एक चीज जानते रहिएगा, इन्वर्टेड पिरामिड हमेशा बायोमास में मरीन इकोसिस्टम मिलेगा और वहीं आपको सीधा पिरामिड आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलेगा। प्रश्न पूछा भी है कि किसमें आपको इन्वर्टेड मिलता है। ये हो गए बायोमास पिरामिड। तो इन नंबर पिरामिड, फिर बायोमास पिरामिड, फिर अब आते हैं एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। एनर्जी पिरामिड कहने का मतलब कि ट्रॉपिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉपिक लेवल 4 मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाने पर जो ऊर्जा में क्षय होता है उसके बारे में इसमें मतलब कि पिरामिड बनता है। तो इसी एल्टन ने 1927 में इसे मतलब क्या कहते हैं सुझाव दिया था एनर्जी पिरामिड के बारे में। एनर्जी पिरामिड याद रखिएगा हमेशा कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में। अभी बायोमास पिरामिड मैंने बताया था ग्राम पर मीटर स्क्वायर में देखा जाता है, एनर्जी पिरामिड कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में देखा जाता है। इस चीज को जानते रहिएगा, बहुत बार पूछा भी है कि आर्यल लिंडमैन जो व्यक्ति थे 1942 में, इन्होंने 10% रूल दिया था एनर्जी पिरामिड के लिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रॉपिक लेवल में। ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका 10% इन्होंने रूल दिया था। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि पी है, आप देख रहे हैं इसमें ट्रॉपिक लेवल 1 में मान लीजिए 100% प्लांट कोई है, उसमें 100% एनर्जी है, ठीक है। अब वो ट्रॉपिक लेवल 2 में जाता है तो इसमें 10% एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 10 में जाता है तो इसमें 1%, फिर ट्रॉपिक लेवल 4 में जाता है तो 0.1%। तो 10% की मात्रा के हिसाब से इसमें आपकी कमी होती जाएगी। तो ऊपर जाके जाके जाएंगे तो ऊर्जा का क्षय होता जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश किया है कि जब ये ट्रॉपिक लेवल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर हो जाते हैं, विघटन होता है, वियोजन होता है, और ये वियोजन जो है फिर रिसाइकल होकर फिर ट्रॉपिक लेवल 1 को मिल जाता है, ठीक है। रिसाइकिल होकर जो भी कहते हैं ना कि सॉयल की एनर्जी सॉयल में, तो जितने भी ये सब बने हुए थे सॉयल के ही एनर्जी थे, तो सॉयल में फिर वापस चले आते हैं, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट फिर इनका भोजन करते हैं, मतलब अपना प्रोड्यूस बनाते हैं खुद का भोजन। अब क्या होता है कि जब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में जाती है। एनर्जी लॉस मतलब क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है एज हीट, ऊष्मा के रूप में इन एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है। इसी प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर भी रेस्पिरेशन के तहत जब भी इनको भोजन करते हैं तो रेस्पिरेशन में जो खर्च ऊर्जा होती है वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डिकम्पोजर भी रेस्पिरेशन के तहत एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एक चीज जानते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो ऊर्जा मुख्यतः मिलती है उसका प्रमुख स्रोत जो है वह सन है, सूर्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यल लिंडमैन ने ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो के संबंध में मुख्यतः 5 प्रिंसिपल दिए, मुख्यतः 5 नियम दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पहला नियम कि बढ़ते ट्रॉपिक लेवल मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 से 4 के बीच में अगर हम जाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, एनर्जी कम मिलती है, एनर्जी जो है आपकी कम होती जाती है। देखिए 100% था, 10%, 1%, देख रहे हैं ना आप, एनर्जी कम होती जाएगी। उसी प्रकार प्रिंसिपल 2 कहते हैं कि बढ़ते ट्रॉपिक लेवल पर मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ जाने पर, बॉटम टू टॉप की तरफ जाने पर, ट्रॉपिक लेवल 1 के साथ 4 की जाने पर श्वसन द्वारा क्षय, मैंने बताया ना रेस्पिरेशन द्वारा जो क्षय ऊष्मा होती है, होने वाली ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि शेर का आकार बड़ा मिलेगा तो वह जब शाकाहारी को खाएगा तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शरीर का आकार बड़ा होता जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं प्रिंसिपल 2 में कि बढ़ते पोखर ट्रॉपिक लेवल पे जैसे हम मतलब कि ट्रॉपिक लेवल 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, श्वसन द्वारा क्षय जो मतलब रेस्पिरेशन द्वारा जो लॉस्ट एनर्जी होती है, होने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है। क्योंकि उच्च पोखर मतलब हाई ट्रॉपिक लेवल पर के साथ अगर पहुंचते हैं तो जंतुओं के शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है, अतः उन्हें अपना आहार प्राप्त करने के लिए अन्य जंतु को पकड़ने के लिए अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है, अतः उन्हें अधिक कार्य। अब आपके आते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 पे। हाई ट्रॉपिक लेवल पर स्पीशीज जो प्रजातियां होती हैं वो सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में उत्तरोत्तर अधिक दक्ष और कुशल होती है। मतलब जो हाई ट्रॉपिक प्रजातियां रहती हैं उनके पास मतलब कि क्या कहते हैं कि
दक्षता हो जाती है उसको पकड़ने में। और फिर अब चौथा जो है वह लोअर ट्रॉपिक लेवल की तुलना में हाई ट्रॉपिक लेवल में असमानता कम होती है। कारण ये होता है कि हाई ट्रॉपिक लेवल के जीव जो है हरफन मौला होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं पकड़ने में। और पांचवा जो है फूड चेन प्राय छोटी होती है और होनी चाहिए, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में समानता होती है। इसे आप यहाँ के समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। निचले पोखर से जो लोअर ट्रॉपिक लेवल की तुलना में हाई ट्रॉपिक लेवल में असमानता कम होती है। कारण ये है हाई ट्रॉपिक लेवल टेंड टू बी लेस डिक्रीज देन द लोअर वन, क्योंकि हाई ट्रॉपिक लेवल के जीव जो होते हैं वह हरपननुमा होते हैं, मतलब एक या अधिक पोखर स्तरों की आहार ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कारण हरपननुमा मतलब एक या अधिक पोखर स्तर को आहार ऊर्जा द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि किसी को मतलब खा लेते, प्लांट को भी खा लेते हैं, एनिमल को भी खा लेते हैं, और वे सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक दक्ष होते हैं। पांचवा नियम था कि आहार श्रृंखला जो फूड चेन होती है प्राय छोटी होनी चाहिए, मतलब कि ट्रॉपिक लेवल 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए, नहीं उसके ऊपर भी लाएंगे तो दिक्कत होगी ना। तो छोटी होने का प्रयास करती है, जिसमें सामान्य रूप से 4 लंबवत करणियां, 4 लंबवत मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 करके जो है पोखर स्तर होती हैं, क्योंकि बढ़ते पोखर स्तरों के साथ ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉक होता रहता है ना, एनर्जी में लॉक होता रहता है, परिणामस्वरूप और अधिक कणियां या पोखर स्तर संभव नहीं हो पाते हैं। ये 5 नियम थे आर्यल लिंडमैन के 1942 में।